हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमने पिछली क्लास में सुपर सैचुरेशन के बारे में देखा था। इस क्लास में हम सॉल्युबिलिटी को आगे बढ़ाएंगे और हम उसमें इफेक्ट्स ऑफ सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे हमारे गैसियस सब्सटेंस पर। ठीक है, इसमें हम हेनरीज लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हमने पिछली क्लास में सुपर सैचुरेशन डिस्कस किया था, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, हमें इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि रेफ्रिजरेशन के दौरान सुपर कूलिंग प्रोसेस होती है, और उसका एग्जांपल हमारा क्या है, फ्रीजर। ठीक, तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझो जरा, ये वाला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने रेफ्रिजरेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस बताई थी वो देखो। मैंने रेफ्रिजरेशन के लिए बताया था कि सुपर कूलिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि मेरा वेसल जो है वो स्मूथ होना चाहिए, टेम्परेचर मेरा धीरे धीरे डाउन होना चाहिए, और सुपर कूलिंग के दौरान या फिर कूलिंग के दौरान मेरा कोई भी डिस्टर्बेंसेस नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, मतलब मैं एक अलग कमरे में जाकर रख दूंगा वेसल को और उसको बिल्कुल भी टच तक नहीं करूंगा। ठीक, अब फ्रीजर में क्या होता है, फ्रीजर में अगर आपने सपोज एक स्मूथ वेसल में पानी रखा हुआ है या कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, आप उसमें थर्मामीटर डाल दीजिए। ठीक है, और उसका टेम्परेचर मेजर करिए। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाएगा, बट वो लिक्विड मेरा फ्रीज नहीं होगा। ठीक है ना, तो यही तो मेरी कंडीशन थी सुपर कूलिंग की, तो इसलिए रेफ्रिजरेशन में भी मेरी सुपर कूलिंग होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सुपर कूलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट विद बिकमिंग अ सॉलिड। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, उसने आपके साथ यहाँ पर ग्रामेटिकली खेला हुआ है। वो क्या कह रहा है, सुपर कूलिंग एक प्रोसेस है, हाँ ठीक है, ऑफ लोअरिंग द टेम्परेचर, हाँ ठीक, ऑफ अ लिक्विड, वेरी गुड, बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ, विद बिकमिंग अ सॉलिड, नहीं, विदाउट बिकमिंग अ सॉलिड, है ना। सॉलिड ना बनते हुए उसका जो टेम्परेचर है वो उसके जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे कम हो जाता है। ठीक है ना, तो दैट्स कॉल्ड सुपर कूलिंग। तो इसलिए इसका स्टेटमेंट कौन सा सही था, ए। लेकिन देखने में क्या लग रहा है, ए और बी दोनों सही हैं। अगर आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो आपका आंसर सी बहुत मोस्ट प्रोबेबली बच्चे लगा सकते हैं। चलो, आज हम पढ़ेंगे, देखो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी, है ना, लिक्विड्स की और सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे गैसियस की सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, और यही हमारा मेन है पूरे पोर्शन में, हमें पूरे चैप्टर में इन्हीं के बारे में आगे डिस्कस करना है। तो आज हम अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हेनरीज लॉ वो देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गैसेस की सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट गैसेस की सॉल्युबिलिटी पर किस तरीके से पड़ता है। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि टेम्परेचर का इफेक्ट लिक्विड्स वाला थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मैंने उसमें आपको बताया था कि प्रोसेस मेरी दो तरीके की हो सकती है, या तो एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक। ठीक है, और मैं ली चैटेलियर बाबा का प्रिंसिपल लगाऊंगा और उससे मैं डिसाइड कर लूंगा कि मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड। उससे मुझे पता चल जाएगा कि सॉल्युबिलिटी मेरी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। ठीक, गैसेस में भी सेम मैं यही करूंगा। गैसेस को जब मैं लिक्विड्स में घोलता हूं तो क्या होता है, तो जो प्रोसेस होती है, जो डिसोल्यूशन वाली प्रोसेस होती है, उसमें मेरी हीट जो होती है वो निकलती है, हीट रिलीज। द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ठीक, एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मेरी रिएक्शन किधर जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मेरी रिएक्शन जाती है। ये वाली बात किसने बताई थी, ये वाली बात मेरे ली चैटेलियर प्रिंसिपल ने बताई थी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगाओ। सेम कॉन्सेप्ट कैसा, जैसे मैंने पिछली क्लास में लगाया था। पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था आपको, मैंने एक तरफ लिखा था इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। किस तरीके से कि मैंने पहले लिख दिया था गैस, ठीक है, गैस प्लस सॉल्वेंट मिलकर मेरा इक्विलिब्रियम में क्या बना रहे हैं, एक सॉल्यूशन। ठीक, और रिएक्शन कैसी है मेरी, एक्सोथर्मिक। तो मैं क्या कर दूं, प्रोडक्ट की साइड में क्या लिख दूं, हीट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाऊंगा रिएक्शन मेरी कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। मतलब मेरी सॉल्युबिलिटी अब कम हो रही है। गैस गैस फॉर्म में ज़्यादा रहना चाहती है और सॉल्वेंट सॉल्वेंट फॉर्म में, वो सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं जाना चाहते। तो इसका मतलब है जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ मेरी गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स में कम हो जाती है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये पूरा आपका ली चैटेलियर प्रिंसिपल से मैंने आपको समझाया। ठीक, बहुत अच्छी बात है।
चलो एक नोट करके बात और लिखी हुई है, द KH वैल्यूज फॉर बोथ N2 एंड O2 इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंडिकेटिंग दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोल रहा है, KH वैल्यू होती है एक कुछ, ठीक है ना, वो क्या होती है अभी हम देखेंगे 2 मिनट बाद, जस्ट हेनरीज कांस्टेंट है वो, ठीक है ना। वो क्या कह रहा है कि KH वैल्यू N2 और O2 की इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है ना, और KH वैल्यू बढ़ रही है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी मुझे नहीं पता KH वैल्यू क्या होता है, तो इनडायरेक्टली मैं क्या कह सकता हूँ कि KH वैल्यू का बढ़ना मतलब सॉल्युबिलिटी का घटना। ठीक है, मतलब अगर किसी गैस की KH वैल्यूज मुझे दे दी जाए, सपोज ये O2 है ये N2 है, और मैंने बोला आपसे कि O2 की सपोज KH वैल्यू ज्यादा है N2 से, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी कि O2 की सॉल्युबिलिटी किसी भी लिक्विड में कम हो जाएगी। ठीक, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये वाली बात थी टेम्परेचर के इफेक्ट की। चलो अच्छा, इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल है मेरी एक्वेटिक लाइफ्स। ठीक है, क्या होता है, हमसे मना किया जाता है ना कि जो फैक्ट्रीज का गरम गरम पानी निकल रहा है वो समुद्र में जाता है, तो वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ्स हैं वो हार्मफुल मतलब उनके लिए होता है। ठीक है ना, उनकी जान चली जाती है इससे, है ना, और वो उस टेम्परेचर को मतलब एडिक्वेट टेम्परेचर नहीं है उनके लिए। ऐसा क्यों कहा जाता है, बिकॉज मैंने आपको बताया ना, मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये वाली बात समझाई थी कि एक्वेटिक लाइफ्स जो होती हैं वो सांस कैसे लेती हैं, वो पानी में घुलने वाली ऑक्सीजन के थ्रू वो ऑक्सीजन अपने गिल्स के थ्रू लेती हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही मेरा गर्म पानी फैक्ट्रीज वगैरह से निकलकर रिवर्स में लेक्स में गया, तो उस पानी का टेम्परेचर जो था वो बढ़ चुका है। टेम्परेचर बढ़ चुका है मतलब अब वो जो ऑक्सीजन है ना उसकी सॉल्युबिलिटी उस पानी में कम हो चुकी है। तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो सांस नहीं ले पाएंगी, अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगी तो उनकी डेथ होना बहुत लाजमी है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये कॉन्सेप्ट मेरा वहां पर भी यूज हुआ, इसीलिए मना किया जाता है कि फैक्ट्रीज का जो गरम गरम पानी है, जो केमिकल बेस्ड पानी है, उसको रिवर्स लेक्स में नहीं जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका ग्राफ है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट मैंने आपको गैसेस के दिखाया है कि कैसे टेम्परेचर डिक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी मेरी इंक्रीज हो रही है, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी मेरी डिक्रीज हो रही है। कैसे, इधर की साइड टेम्परेचर मेरा बढ़ रहा है तो देखो किस तरीके से सॉल्युबिलिटी मेरी डिक्रीज हो रही है। किसी का स्लोप ज्यादा है, किसी का स्लोप कम है, वो सब किस बात पे डिपेंड करता है, वो सब कई बातों पे डिपेंड करता है। मेरा सॉल्वेंट कौन सा है, मेरे गैस का नेचर कैसा है, गैस के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो चलो, ये था मेरा क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, हेनरीज लॉ। हेनरी एक साइंटिस्ट था जिसने ये बताया कि कैसे गैस की सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट प्रेशर से पड़ता है। ठीक है ना, मतलब मेरा प्रेशर किस तरीके से गैसीय सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। तो हेनरीज लॉ ने क्या स्टेटमेंट दिया था, उसने बोला था कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट विच इट इज डिसॉल्व। मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रेशर के। क्या मतलब है, मैं जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाऊंगा मेरे गैस उतनी ही ज्यादा सॉल्यूबल होगी, किसमें, लिक्विड्स में। अच्छा, पहले इस बात को मॉलिक्यूलर लेवल पर जरा समझते हैं। देखो, सपोज ये मेरा एक कंटेनर है, इतने में यहां पर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और यहां पर मेरे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, यहां पर मैंने क्या किया, एक पिस्टन फिट कर रखी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने क्या किया, इस पिस्टन पर ऊपर से प्रेशर डालना शुरू किया। ठीक है, पिस्टन नीचे प्रेस हुई, और एक कंडीशन क्या आई मेरे पास, इस तरीके की। ठीक, तो जब मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो क्या हुआ होगा, मेरा गैसेस और लिक्विड्स के बीच में जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हुआ होगा, है ना, और डिस्टर्ब हुआ होगा तो वो किधर की साइड गया होगा, फॉरवर्ड साइड, मतलब सॉल्यूशन की साइड। मेरे गैसेस मॉलिक्यूल्स अब कहां पर आ चुके हैं, लिक्विड्स में, है ना, मतलब डिसोल्यूशन मेरा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना, डिसोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है मतलब अब मेरा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है।
ठीक है, इसको मैं दूसरे तरीके से और समझ सकता हूँ क्या, कि मैंने गैसेस पर प्रेशर लगाना शुरू किया। जब मैं गैसेस पर प्रेशर लगाता हूँ तो मैंने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था, उनकी टेंडेंसी कहाँ होती है, उनकी टेंडेंसी होती है लिक्विड फेज में जाने की। तो वो अपने आप को लिक्विड फेज में ले जाने की टेंडेंसी रखती हैं, तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है वो किस तरफ जाएंगी, सॉल्यूशन फेज में जाने की कोशिश करेंगी। ठीक है, तो ऐसे तरीके से दो रीजन हम बोल सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझसे बोला गया कि सॉल्युबिलिटी मेरे गैस की इंक्रीज हो रही है। ये वाली बात मैं पता कैसे लगाऊंगा कि मेरे गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई? हाँ, एक तरीका है क्या, कि मैं अपने गैस के मोल फ्रैक्शंस देख लूं, किसमें, सॉल्यूशन में, है ना। मतलब एक समय ऐसा था जब मेरे गैस के मोल्स जो थे वो सॉल्यूशन में कम थे, और एक समय ऐसा आया जब मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो मेरे गैस के मोल्स सॉल्यूशन में ज्यादा पाए गए। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि हाँ भाई, अब ये गैस ज्यादा सोल्यूबल हो रही है इस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो मैं इनडायरेक्टली ये भी तो बोल सकता हूं कि द pressure of gas is directly proportional to the mole fractions of gaseous substance in the liquid। ठीक है, और जो मैं ये प्रेशर बोल रहा हूं ना, वो एक्चुअली में प्रेशर नहीं है, इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। अभी मैंने प्रेशर क्यों बोला, बिकॉज मैं अभी मानकर चल रहा हूं कि मेरे लिक्विड्स के ऊपर केवल एक ही टाइप की गैस प्रेजेंट है। ठीक है, बट अब मैंने क्या किया, एक से ज्यादा गैस ले ली। ठीक है, और मैं सॉल्युबिलिटी, सपोज मैंने नाइट्रोजन ले ली, ऑक्सीजन ले ली, और मैं चेक किसकी कर रहा हूं, सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन की चेक कर रहा हूं। तो मैं क्या लूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, बिकॉज मेरे एनवायरमेंट में जो प्रेशर आ रहा होगा वो तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिलाकर टोटल आ रहा होगा। तो मुझे उसमें से क्या निकालना है, अपना पार्शियल प्रेशर निकालना है, किसका, नाइट्रोजन का। वो कैसे निकलेगा, डाल्टन्स लॉ को याद करो, कैसे स्टेट में पढ़ा होगा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। ठीक है, तो अगर मुझे N2 का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो हेनरीज लॉ ने क्या बोला, हेनरीज लॉ ने बोला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस प्रेजेंट इन द लिक्विड या प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इस बात को याद रखना, x क्या है, मोल फ्रैक्शन उस गैस का, उस पार्ट का जो पार्ट मेरा सॉल्यूशन में प्रेजेंट है या लिक्विड फॉर्म में है या लिक्विड्स में है, और प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस। मैं इस बात पर इतना जोर क्यों डाल रहा हूं, बिकॉज जेई 2009 में एक क्वेश्चन आया था और उसने हिला के रख दिया सबको। उसने बस यही बात चेक करने की कोशिश की थी कि क्या आपको x और p पता है एग्जैक्टली में है क्या। बस इतना चेक किया था उसने क्वेश्चन में, और क्वेश्चन का जो आंसर मतलब नॉर्मल प्रेशर सोचकर आता था वो पहला ऑप्शन रखा हुआ था, और ज्यादातर बच्चों ने वही लगाया। अभी हम उस क्वेश्चन को देखेंगे, अभी आप आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैंने आपसे क्या बात बोली कि जो मेरा प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कौन सा, जो लिक्विड्स में प्रेजेंट है, प्रेशर कौन सा, पार्शियल प्रेशर। ठीक, अब मैं जानता हूं अगर मैं अपना प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और एक कांस्टेंट लिख दिया KH, और इसी कांस्टेंट को मैंने क्या बोला, हेनरीज कांस्टेंट। जो अभी मैंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाले में देखा था ना KH, ये वही है, क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। और मैं इस रिलेशन को कैसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू P/KH, है ना। ठीक, अब उस बात को याद करो, मैंने आपसे वहां पर क्या बोला था, टेम्परेचर वाले पोर्शन में देखो, यहां पर मैंने क्या बोला है कि अगर KH वैल्यू मेरी इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी मेरी क्या होगी, गैसेस की, कहां गया, हाँ देखो, अगर KH वैल्यू मेरी इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी मेरी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, जरा इधर देखते हैं। अब इस फॉर्मूले से जरा इस बात को समझो, इस फॉर्मूले से क्या समझ में आ रहा है मुझे कि x इज इक्वल टू P/KH, मतलब मैंने KH को बढ़ाना शुरू किया। KH को जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा मेरा x क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा।
अब x क्या है, x मेरा वो पोर्शन है, वो मोल फ्रैक्शन है जो कि लिक्विड फेज में प्रेजेंट है या जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। और सॉल्यूशन में प्रेजेंट है इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि वो सॉल्युबिलिटी है। सॉल्यूशन में कम प्रेजेंट हुआ मतलब कम सॉल्युबल हुआ, और कम सॉल्युबल हुआ मतलब सॉल्युबिलिटी कम हुई। ठीक है, तो जैसे जैसे KH बढ़ा मेरा x कम हुआ, और x कम हुआ तो मैंने क्या बोल दिया, उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हुई। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या रिलेशन निकाला, KH और X में रिलेशन निकाल लिया। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट की। ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूनिट सेम एज दोज ऑफ प्रेशर, टॉर और बार। मतलब जो मेरी प्रेशर की यूनिट होगी, प्रेशर की यूनिट मैं आपको बता चुका हूं ना कितनी सारी होती हैं। यूनिट कन्वर्जन वाला लेक्चर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपको बार में दे सकता है, टॉर में दे सकता है, ATM में दे सकता है, MMHG में दे सकता है। तो ये सारे कन्वर्जन आपको आने चाहिए। ठीक है, तो वो सारे कन्वर्जन मैं पहले ही बता चुका हूँ यूनिट कन्वर्जन वाले लेक्चर में। ठीक है ना, वहां पर मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कैसे आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, चलो तो अब यहां पर वो क्या कह रहा है कि मेरा रिलेशन क्या है, P इज इक्वल टू KH x क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, मतलब ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो ये तो यूनिट लेस क्वांटिटी हो गई ना। तो एक्चुअली में मेरा P की जो यूनिट होगी वही मेरी किसकी यूनिट होगी, KH की। ठीक है, तो यहां पर उसने 2 यूनिट लिखी है, टॉर में भी हो सकता है प्रेशर और बार में भी हो सकता है। तो KH भी मेरा टॉर में भी हो सकता है, बार में भी हो सकता है। P हो सकता है ATM में हो, तो मेरा KH किस में हो जाएगा, ATM में हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH फॉर द सेम सॉल्वेंट। मतलब अगर मेरा सॉल्वेंट सपोज फिक्स है, सपोज वाटर, ठीक है, तो O2 और N2 की मैं बात कर रहा हूं सपोज, तो उन दोनों की वैल्यूज भी मेरी डिफरेंट होगी। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि KH वैल्यू मेरी नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, KH वैल्यू ऑफ अ गैस डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स। ठीक, मतलब मेरी KH वैल्यू अब सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो 2 फैक्टर मुझे मिल चुके हैं कि ऐसा MSQ बनकर आ सकता है ना कि KH वैल्यू मेरी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला ऑप्शन हुआ नेचर ऑफ गैस, है ना, दूसरा ऑप्शन हुआ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो 2 ऑप्शन तो ठीक हो गए। चलो आगे बात करते हैं, क्या बोल रहा है, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस बात को मैं कैसे समझूंगा, इस बात को उस रिलेशन से समझो कि मैंने आपको ये वाली बात समझाई कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम होती है, और मुझे ये वाली बात भी पता चली कि KH के बढ़ने से भी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो इनडायरेक्टली मैं क्या कह सकता हूं, अगर A इज इक्वल टू B है और B इज इक्वल टू C है, मतलब A इज इक्वल टू C है ना, तो क्या बोल सकता हूं कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम हुई, KH के भी बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम हुई। तो दुश्मन दुश्मन दोस्त दोस्त, मतलब KH बढ़ने से मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा, या मैं बोलूं टेम्परेचर बढ़ने से मेरा KH की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक, तो तीसरा फैक्टर भी मिल गया, मतलब KH मेरा किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक, अगली बात क्या है, हाइयर द वैल्यू ऑफ KH ऑफ अ गैस लोअर विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी। ये वाली बात हम देख चुके हैं, इनवर्स रिलेशन है। चलो ठीक, अब नेक्स्ट मैंने क्या बनाया है, वहां पर मैंने आपको दिखाया है पार्शियल प्रेशर ऑफ किसी भी गैस का। मैंने HCl गैस ले ली है, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl टॉर में और मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन द सॉल्यूशन इन साइक्लोहेक्सेन। मतलब मैंने आपको साइक्लोहेक्सेन में HCl की सॉल्युबिलिटी बताई है। HCl गैस है, ये वाली बात तो समझ आ रही है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला लेक्चर अब याद आ रहा होगा। ठीक है ना, सारी चीजें पुरानी ही यूज होंगी। ठीक है ना, HCl रूम टेम्परेचर पर कौन सी फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन HF किस में होता है, लिक्विड फॉर्म में। ये वाली बात मैंने आपको वहां पर बताई थी बहुत अच्छे से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार JEE में। चलो, तो क्या कह रहा है कि मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, तो मुझे रिलेशन तो पता है ना, क्या P इज इक्वल टू KHX, और मैं किस में बना रहा हूं, P वर्सेस X में ग्राफ बना रहा हूं। तो ये रिलेशन कौन सा है, Y इज इक्वल टू MX, तो मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी, स्लोप मेरा क्या हो जाएगा, M, यानी कि KH, वही दिखाया गया। ठीक, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली बात वो क्या कह रहा है कि इफ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज ब्राउट इन कांटेक्ट विद सॉल्वेंट, ईच कंस्टिट्यूएंट गैस डिसॉल्व्स इन इट्स प्रोपोर्शन टू इट्स पार्शियल प्रेशर। इट मीन्स हेनरीज लॉ अप्लाई टू ईच गैस इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ अदर गैस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या बोलना चाह रहा है वो कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट या हेनरीज लॉ जो है उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि दूसरी गैस तुम्हारे घर में क्या कर रही है। सब अपने काम से मतलब रखेंगे। क्या मतलब है कि सपोज मेरे एनवायरनमेंट में N2O2 प्रेजेंट है, नीचे मेरा पानी है, मैं N2 और O2 की सॉल्युबिलिटीज कंपेयर करना चाहता हूं। ठीक,
तो जब मैं N2 की सॉल्युबिलिटी कंपेयर करूंगा तो मुझे केवल N2 के मोल फ्रैक्शन और N2 के पार्शियल प्रेशर से मतलब है। मुझे नहीं मतलब कि O2 क्या कर रहा है, O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, O2 का मोल फ्रैक्शन कितना है, ठीक है, वो भाड़ में जाए। और जब मैं O2 की बात कर रहा हूं तो मुझे नहीं मतलब N2 क्या कर रहा है, मुझे केवल O2 से मतलब है। ठीक, तो ये वाली बात क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है। दूसरी बात क्या है, हेनरीज लॉ कैन ऑल्सो बी अप्लाइड बाय एक्सप्रेसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन टर्म्स ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, मैं उसको मतलब हेनरीज लॉ को अभी मैंने किसके टर्म में बताया था, मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के टर्म में। अब वो कह रहा है कि मैं हेनरीज लॉ को मास के टर्म में भी डिफाइन कर सकता हूं। ठीक, अब मैं कैसे करूंगा, मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। मतलब प्रेशर तो मेरा सेम है, ठीक है, मैंने मोल फ्रैक्शन की जगह क्या लिख दिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सेम बात है ना यार, किसी गैस का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास गया है ना, ये भी तो उसकी क्या बताएगी, एक डेंसिटी बताएगी ना, कि उस गैस की डेंसिटी मेरे सॉल्यूशन में कितनी प्रेजेंट है। तो इनडायरेक्टली वो मुझे यही तो बता रही है कि मैंने बोला कि जब मैंने प्रेशर डाला था तो ज़्यादा डेंसिटी प्रेजेंट थी सॉल्यूशन में, और जब मैं प्रेशर रिलीज कर रहा था तो कम डेंसिटी प्रेजेंट थी। तो ऑब्वियस सी बात है, पता चल गया कि जब मैंने प्रेशर ज़्यादा अप्लाई किया था तो मेरी डेंसिटी ज़्यादा थी, मतलब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रही होगी मेरे गैस की। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको मास पर यूनिट वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं हटाऊंगा क्या प्रोपोर्शनल साइन तो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक, चलो, तो उस कांस्टेंट को मैं क्या बोल दूंगा, फिर से हेनरीज कांस्टेंट बोल दूंगा, और वो किस किस बात पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। ठीक है, बिकॉज प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है। बहुत अच्छी बात है। तो इतना सब क्या था, इतना सब मेरा हेनरीज लॉ ने बताया। ठीक है, मेन बातें क्या थी, मेन बात मेरी केवल इतनी थी कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। किस वजह से, वो ली चैटेलियर प्रिंसिपल ने पूरा एक्सप्लेन किया। दूसरी बात मेरी हेनरीज लॉ आई। ठीक है ना, उसने क्या बोला, P इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। P क्या है पता होना चाहिए, X क्या है पता होना चाहिए। ठीक है ना, P मेरा प्रेशर नहीं है, X मेरा मोल फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है ना, एग्जैक्टली क्या है ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, वरना जेई 2009 में जैसा क्वेश्चन आया वैसा ही क्वेश्चन फिर से आ गया तो चीजें फंस जाएंगी। ठीक, चलो, और फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, लेकिन प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी मेरी इंक्रीज होगी। ये किसकी बात थी, गैसेस की। बट लिक्विड्स में क्या हुआ था, लिक्विड्स में सब उल्टा था, वो हमने कल समझ लिया। ठीक है ना, पिछले लेक्चर में। चलो, अच्छा, इतनी बात हो गई। फिर हमने क्या देखा कि हम मास के टर्म में भी अपने हेनरीज लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारे हेनरीज लॉ का क्या कोई एप्लीकेशन भी है। हाँ बिल्कुल है। जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल घर में खोलते हो तो उसमें से अचानक से गैस रिलीज होती है। ठीक है ना, वो क्या होती है, CO2 होती है। क्या हुआ एग्जैक्टली में वहां पर क्या हुआ कि मेरी जो गैस थी वो पहले क्या थी, हाई प्रेशर में थी। हाई प्रेशर में थी तो वो आराम से लिक्विड में डिसॉल्व थी, लेकिन जैसे ही मैंने ढक्कन खोला प्रेशर कम हुआ तो वो गैस रिलीज हो गई। क्यों, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो गई। सिंपल सा केस था। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है कि मेरे सी डाइवर्स का केस बताया जा रहा है यहाँ पर, कि जब मेरे सी डाइवर्स समुद्र के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि उनके ब्लड्स में जो गैसेस प्रेजेंट हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होने लगती हैं। ठीक है, सपोज ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जो भी हैं वो सारी ज़्यादा डिसॉल्व होने लगी। ठीक, अब क्या हुआ, वो नीचे गए हैं तो ऊपर तो आएंगे ही यार, है ना। तो ऊपर आए जैसे ही तो वो सारी गैसेस क्या हुई, फिर से रिलीज होना शुरू हुई। ठीक है, अब जब वो रिलीज होंगी तो वो अपने बबल्स क्रिएट कर देती हैं, और वो बबल्स मेरे कैपिलरीज में ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार मेरे वेन्स और मेरे टिश्यूज जो होते हैं, जो मेरी आर्टरीज होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, ब्लॉक्ड हो जाती हैं, और इनकी वजह से कहीं पर भी क्लॉटेज का खतरा रहता है। ठीक है, इसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं बेंड्स। ठीक है, BENDS। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए, इससे बचने के लिए उनको कोई ऐसी गैस दी जाए जो ब्लड्स में कम सॉल्युबल हो। तो वो कौन सी है, हीलियम।
तो हम हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर बनाकर उनको, वो जो सिलेंडर होता है ना उनके पीछे लगा होता है और मुंह पे वो लगा होता है एक सीसा टाइप का, ठीक है ना, ऑक्सीजन मास्क की तरह, तो उसके थ्रू हम उनको क्या देते हैं, हीलियम और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन देते हैं। उस कॉम्बिनेशन का प्रोपोर्शन लिखा हुआ है कि 11.7% मेरा हीलियम होगा उसमें, 56.2% मेरी नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट होती है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है, हाई एल्टीट्यूड्स की बात करें, ठीक है ना। हाई एल्टीट्यूड्स पे क्या होता है, मेरा प्रेशर हो जाता है कम, प्रेशर कम हो जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है ना, क्यों, क्योंकि कम सॉल्यूबल होगी, है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है, डिसीजन लेने की पावर कमजोर हो जाती है, ठीक है ना। इसी टर्म को हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। ठीक, तो ये सारे क्या थे, डिफरेंट क्या कहते हैं एप्लीकेशंस थे हमारे प्रेशर के, हेनरीज लॉ के, पूछ लिए जाते हैं, आपको पता होने चाहिए। मैंने आपको समरी टाइप से बताया, आप इंग्लिश आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। एक और होता है जिसको हम बायो इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पर लंग्स के पास में मेरी ऑक्सीजन क्या होती है, ज़्यादा डिजोल्व होती है, लेकिन जैसे ही हीमोग्लोबिन के थ्रू वो ऑक्सीजन मेरी वेन्स तक पहुँचती है तो वहाँ पर प्रेशर कम होता है, तो वहाँ पर मेरी ऑक्सीजन क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक एप्लीकेशन था, 3 बहुत हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए। चलो अब लिमिटेशन देखते हैं हेनरीज लॉ की क्या है। हेनरीज लॉ की 4 लिमिटेशन है। सबसे पहले तो प्रेशर ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, गैसेस की रिएक्शन नहीं होनी चाहिए सॉल्वेंट के साथ, ठीक है, और ऐसा ना हो कि कहीं आपकी गैस सॉल्वेंट में जाकर टूटना शुरू हो जाए, है ना, तो फिर वो गैस कहाँ रही, वो तो कुछ और हो गया ना, उसने तो अपना नेचर ही चेंज कर लिया। तो ये चारों बातें आपको याद होनी चाहिए, क्या क्या, प्रेशर गैस का बहुत हाई ना हो, टेम्परेचर बहुत कम ना हो, गैसेस मेरी डिसॉल्व ना हो, सॉरी गैसेस मेरी केमिकल रिएक्शन ना करें सॉल्वेंट के साथ, और चौथी बात क्या है, मेरी गैस डिसोशिएट नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो दैट्स ऑल, इतना ही था हेनरीज लॉ। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। चलो देखो, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में मुझे एक्स वाई जेड डब्ल्यू के कर्व्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, ये किसी ना किसी एग्जाम में सब आए हुए हैं, ठीक, चलो, तो मुझे सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दिया गया और 4 चीज़ों के कर्व दिए गए और मुझसे पूछा गया है कि किस केस में डेल्टा एच सॉल्यूशन का लेस देन 0 है। ठीक, डेल्टा एच सॉल्यूशन का लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या, सबसे पहले तो अगर मुझे तुक्का मारना हो तो मैं क्या करूंगा, तुक्का मारना तो सिंपल सी बात है कि मेरा जो मतलब क्वेश्चन है वो एमसीक्यू है, तो सिंपल सी बात है एक ही आंसर होगा। अब ये 3 कर्व्स तो सेम है ना, एक यही डिफरेंस आ रहा है, तो इसी का कुछ नेचर उल्टा सीधा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर मेरा क्या हो गया, एक्स। तो ये तो हो गया तुक्का कॉन्सेप्ट। चलो अब बात करते हैं रीजन की प्रॉपर। तो देखो क्या बोल रहा है वो, कि डेल्टा एच सॉल्यूशन का लेस देन 0 है, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब मेरी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी मेरी क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। तो ऐसा कर्व देखो जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर मेरी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो वो कौन सा कर्व है, वो मेरा एक्स का कर्व है जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी मेरी क्या हो रही है, डिक्रीज। ठीक है, कोई ट्रिक काम नहीं आई, केवल कंसेप्ट। क्या आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पता था, और वो किस चीज से प्रूफ होता है, क्या ये वाली बात आपको पता थी, मतलब आपको क्या ली चैटिलियर वाली बात पता थी, अगर पता है तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक, चलो, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल टाइप है। क्या कह रहा है कि अगर N2 गैस का बबल्ड है, ठीक है ना, और किस टेम्परेचर पर है, 293 केल्विन पर, ठीक है, तो मुझसे क्या किया कह रहा है वो, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है ना, कितनी मिलीमोल्स मेरे N2 के डिसॉल्व होंगे, ये मुझसे पूछा जा रहा है। ठीक, किसमें, 1 लीटर ऑफ वाटर में, मुझे वॉल्यूम पता चल गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एज्यूम दैट द N2 एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार, पार्शियल प्रेशर मुझे दिया गया है, ठीक है, 2 चीजें मुझे पता है, भी वॉल्यूम पता चल गया और पार्शियल प्रेशर। ठीक, गिवन दैट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर N2 एट 293 केल्विन इज 76.48 किलो बार, ठीक है ना, मतलब अब मुझे क्या दिया गया है, मुझे
हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी दे दिया गया, मुझे टेम्परेचर भी पता है कितना 293 केल्विन। ठीक, चलो अब बात करते हैं। सबसे पहले मुझे हेनरीज लॉ कांस्टेंट पता है, ठीक है, मुझे पार्शियल प्रेशर पता है, ठीक है। क्या मैं गैस के मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने वही निकाले। क्या किया मैंने? x निकालने के लिए P/KH कर दिया और वहां से मेरे क्या आ गया? मोल फ्रैक्शंस आ गए गैस के। अब आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि गैस की मतलब जो मेरा लिक्विड है, 1 लीटर पानी का जो मास होता है वो कितना होता है? 1000 ग्राम। बिकॉज उसकी डेंसिटी जो ली जाती है रूम टेम्परेचर, वो कितनी ली जाती है? 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो उसके जो मोल्स निकल के आते हैं वो कितने निकल के आते हैं? 55.55। यही तो आप उसकी कंसंट्रेशन लगाते हो कि नहीं? जब आपने आयनिक पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा ना कि वाटर की कंसंट्रेशन तो 55.55 है, तो उसके पास वाली जितनी भी है उन सबको क्या कर दो? नेग्लेक्ट। तो वो कहाँ से आती है? वो यहीं से आती है। वो आपको वहां पर ड्राइव किया जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको ड्राइव करके नहीं दिखा रहा हूँ, है ना। ऑब्वियसली मैं आपको बता दे रहा हूँ बस क्या कि वाटर का वॉल्यूम अगर मुझे 1 लीटर दिया गया है तो मुझे ये वाली बात पता होती है कि उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है? 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो लीटर में वॉल्यूम है तो उसको भी ml में चेंज करो, कितना हो जाएगा? 1000 ml। ठीक है, तो डेंसिटी मुझे पता है, वॉल्यूम मुझे पता है, तो मास कितना आ गया? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो 1000 इंटू 1 कितना आ गया? 1000। ठीक है, तो मास मेरा कितना आ गया? 1000 ग्राम। ठीक है, मोल्स में कैसे निकालूंगा? अब मुझे मास पता है, मोलर मास कितना होता है? 18, तो 1000/18 तो 55.55 मेरे मोल्स आ जाते हैं 1 लीटर पानी में। ठीक, तो अब मुझे अपने पानी के मोल्स भी पता हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है। चलो, और मुझे क्या पता है? मुझे अपने N2 का मोल फ्रैक्शन भी पता है। तो मैंने क्या किया? अब याद करो कंसंट्रेशन वाला टर्म, ठीक है ना, जो मेरा पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर था, उसमें मैंने आपको सारे कंसंट्रेशन टर्म्स का क्या करवाया था? इंटर कन्वर्जन। तो वहां पर मैंने आपको ये वाला केस भी बताया था। क्या था उसमें? 0.2 CO2 वाला केस था, है ना। तो सेम केस यहां पर है। क्या पता है मुझे? मुझे मोल फ्रैक्शन पता है, ठीक है, और मुझे अपने लिक्विड्स के मोल पता है। मुझे अपने N2 के मिली मोल्स निकालने हैं, तो मुझे मोल पता चल जाए, उसमें मैं 1000 का इंटू कर दूंगा, मुझे मिली मोल पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो x ऑफ N2 इज इक्वल टू क्या? N2 के मोल्स अपॉन N2 प्लस पानी के मोल्स। पानी के मोल्स मुझे पता है 55.5 मोल। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर एक बहुत ही इंटेलिजेंट अप्रोक्सीमेशन आएगा। क्या? N2 के मोल फ्रैक्शन देखो यार जरा, 10⁻⁻5 के ऑर्डर में है। मतलब N2 के जो मोल्स है ना वो बहुत 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 कम है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि पानी के मोल्स के सामने मैं N2 के मोल्स को बहुत आराम से नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो इसलिए मैं यहां से इस n को लगभग 0 मान लेता हूं। तो मेरा अब क्या बन गया? n/55.5। और x ऑफ N2 की वैल्यू मुझे पता है ये रही, तो इन दोनों को इंटू कर दूंगा तो मेरी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स। लेकिन मुझसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? मिली मोल्स। तो मैं क्या करूंगा? अब इसमें 10⁻3 से इंटू कर दूंगा, मतलब 1000 से इंटू कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 0.716 मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, कोई भी बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, सिंपल सा क्वेश्चन था। बस क्या मांग रहा था वो? क्या मुझे इंटर कन्वर्जन्स की नॉलेज है? तो वो हम पहले ही लेके बैठे हुए हैं, हम तो जीनियस है। चलो, अब करते हैं बहुत अच्छा एग्जांपल JEE 2009 का। और यहां पर आपको समझ में आएगा कि x एक्चुअली में मोल फ्रैक्शन नहीं है, p एक्चुअली में प्रेशर नहीं है हेनरीज लॉ में। चलो, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज इतना। ठीक है ना, तो मुझे क्या दे दिया गया? मुझे इस क्वेश्चन में KH पता चल गया, कितना? 1 इंटू 10⁵ ATM। ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर उसने मेंशन कर दिया है। मतलब अब ये ना कह देना कि मेरे मोल फ्रैक्शन N2 जो वो हेनरीज लॉ में xN2 लगाते हैं ना वो 0.8 है ना, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। Number of moles of N2 from air dissolved in 10 moles of water of 298 Kelvin at 5 atm pressure। मुझसे क्या पूछ रहा है वो? मुझसे पूछ रहा है मोल्स N2 के जो कि डिसॉल्व हुए किसमें? 10 मोल पानी में 298 केल्विन पर और 5 atm प्रेशर पर। अब यहां पर बात को थोड़ा समझो।
पहली लाइन को जब आप पढ़ोगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, N2 इन एयर। एयर में N2 प्रेजेंट है, मतलब एयर में और भी गैसेस प्रेजेंट होंगी। सबसे पहले तो आपका धर्म बनता है कि वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो और जानो कि मैंने गलती कहां पर करी। ठीक, चलो हम सॉल्व करते हैं। तो पहली लाइन में वो बोल रहा है N2 इन एयर और दूसरी लाइन में वो बोल रहा है एंड 5 atm प्रेशर। ठीक है, मतलब उसने मुझे टोटल प्रेशर दिया है और उसने मुझे गैस में कितने मोल्स N2 के प्रेजेंट हैं वो दिया है। मतलब हेनरीज लॉ के फॉर्मूले के हिसाब से ना तो उसने मुझे P दिया ना ही उसने मुझे X दिया। लेकिन अगर हमें इस बात की नॉलेज नहीं है कि P मेरा प्रेशर नहीं है और X मेरा मोल फ्रैक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों चीजों को उसमें बैठा देंगे और एक आंसर आ जाएगा। और आंसर मेरा क्या आएगा, 5 × 10⁻⁻⁴, जो कि गलत आंसर है। तो अब पहला मेरा धर्म क्या है, पहला मेरा धर्म ये है कि मुझे मोल फ्रैक्शंस तो निकालनी है। ठीक है ना, मतलब मोल्स तो मुझे निकालनी है। क्या मैं पहले पार्शियल प्रेशर निकाल सकता हूं, ये बात सोचो। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस प्रेजेंट इन एयर। तो क्या दोनों चीजें हैं मेरे पास? हाँ, दोनों चीजें मेरे पास हैं। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, जो कि क्या हो जाएगा 5 × 0.8। ठीक है, क्या, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शंस ऑफ N2 इन एयर। ठीक, तो ये मेरा कितना आ गया, 4। ठीक है, 4 atm मेरा क्या आ चुका है, प्रेशर आ चुका है, किसका, पार्शियल प्रेशर आ चुका है N2 गैस का। अब ठीक है, अब मेरे पास हेनरीज लॉ में एक फैक्टर मुझे मालूम है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने हेनरीज लॉ को पुट करता हूं, क्या, P = KH × मोल फ्रैक्शंस ऑफ दैट गैस प्रेजेंट इन द लिक्विड, है ना। ठीक, तो क्या मुझे XN2 पता है अभी? नहीं, वो अभी मुझे नहीं पता। वो जो 0.8 थे वो तो एयर में थे। XN2 क्या होता है, जो मेरा गैस, जो मेरा सोल्यूशन में प्रेजेंट हो। ठीक, चलो, क्या मुझे हेनरीज लॉ कांस्टेंट पता है? हाँ, 10⁵ इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ये मुझे निकालना है। तो ये मेरा क्या आ गया, 4/10⁵ आ गया। ठीक, अब मुझे क्या क्या पता है, मुझे अपना मोल फ्रैक्शन पता है। ठीक है, अब ये पिछला वाला क्वेश्चन बन गया साफ साफ। देखो, 4/10⁵ मेरा क्या हो गया, N2 का मोल फ्रैक्शन। अच्छा, N2 के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, अरे भाई, मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर और प्लस मोल्स ऑफ अदर गैसेस। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात सोचो, मोल्स ऑफ अदर गैसेस प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑब्वियसली। ठीक, अब एक बात सोचो कि मोल फ्रैक्शन N2 का एयर में कितना है, 0.8, एक से भी कम है। ठीक है, लेकिन पानी के मोल्स कितने हैं, 10। एग्जैक्टली, तो 10 के सामने वो सारे मोल्स क्या कंसीडर करने लायक हैं? बिल्कुल नहीं यार, है ना। अगर आप कंसीडर कर भी लोगे ना, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको क्या होएगा, यहां पर 10⁵ है ना, तो इधर 10⁵ इंटू n का फ्रैक्शन आएगा और यहां पर भी n आएगा। तो जब आप कॉमन लोगे ना, तो क्या आ जाएगा, 10⁵ प्लस 1 या -1। तो 10⁵ में से 1 घटाओगे तो क्या कोई बहुत तीर मार लिया आपने? तो क्या करूंगा मैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन लिया था, सेम इस क्वेश्चन में लूंगा। इन सबको क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट, पानी के मुकाबले। क्यों? क्योंकि पानी के मोल्स बहुत ज्यादा हैं दूसरी गैसेस के मुकाबले। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो अब मेरा रिलेशन क्या बन गया, 4/10⁵ इज इक्वल टू n/10। n/10, 10 क्या है, मोल्स ऑफ वाटर। इसको सॉल्व करोगे, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, n की वैल्यू, दैट इज 4 × 10⁻⁻⁴। ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये JEE 2009 का, बिकॉज इसमें उसने बस आपसे इतनी बात जानने की कोशिश की कि क्या आपको P और X पता है या नहीं।
अगर आपको x ये पता होता कि x क्या होता है मेरे मोल फ्रैक्शन, तो भाई सामने रखिए वैल्यू 0.8, आंसर निकालोगे, एक ऑप्शन आएगा कौन सा, 5 × 10⁻⁻4। जेई की सबसे बड़ी खासियत है जो आप सोचोगे, जो आप गलत सोचोगे, उससे जो आंसर आएगा वो आपको ऑप्शन में मिलेगा और आप गलती करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए प्रसाद है, इसको घर से सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी। सेम क्वेश्चन है, केवल वैल्यूज चेंज की गई हैं। जैसे मैंने उसको किया है सेम आप इसको करना, केवल वैल्यूज अलग अलग रखना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको जरूर ट्राई करना। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन गैसियस मिक्स है, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। ये एक एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम मुझे नहीं पता इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, फालतू में गलत क्यों लिखूं, जेई लिख दूं फालतू में, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में उसने गैसियस, थर्मोडायनेमिक्स और मेरे सॉल्यूशन चैप्टर को मिक्स कर दिया और क्वेश्चन बना दिया एक MSQ। ये मेरा MSQ है, एक से ज्यादा करेक्ट है। वीडियो को पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, गैसेस विच हैव हाई वैल्यू ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए आर इजिली लिक्विफाइड। तो अब आपको पता होना चाहिए कि वो जो ए और बी आते हैं ना, उसमें वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं। तो वहां पर ए रिप्रेजेंट करता है मेरा गैसेस के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को। ठीक, तो वो क्या बोल रहा है कि जिसके बीच में ए की वैल्यू ज्यादा होगी वो गैस मेरी जल्दी लिक्विफाई होगी। तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे गैसेस के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं तो मतलब वो जल्दी लिक्विफाई होगी। इतनी बात तो हमें समझ में आती है। ठीक है, चलो दूसरी बात वो क्या बोल रहा है, इजिली लिक्विफाइएबल गैसेस आर वाटर सोल्यूबल। सुनने में ये स्टेटमेंट बहुत सही लग रहा है, बिकॉज अभी तो मैंने बोला यार कि जितनी ज्यादा लिक्विफाइएबल होगी मतलब उसका ए उतना ही ज्यादा है ना। अब जब ए ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात वो लिक्विफाई तो होना ही चाहती है, तो लिक्विफाई होगी तो वाटर में सोल्यूबल हो जानी चाहिए। बट नहीं यार, क्या पता वो नॉन पोलर हो और उसका ए ज्यादा हो। सपोज बेंजीन, बेंजीन का ए कितना ज्यादा है ना, तो वो इजिली लिक्विफाइएबल तो है, बट क्या वाटर में सोल्यूबल है, बिल्कुल नहीं। हम तो ये वाली बात कल के लेक्चर में देख चुके हैं ना कि मेरा पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर मेरा नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। तो क्या बेंजीन मेरा वाटर में डिसॉल्व होगा, बिल्कुल नहीं। तो ये स्टेटमेंट थ्रू आउट गलत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट मेरा सही था, दूसरा स्टेटमेंट मेरा गलत है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, आयंस फॉर्मिंग गैसेस इन अ सॉल्वेंट आर सोल्यूबल इन दैट सॉल्वेंट। तो सिंपल सी बात, वो आपसे ये कह रहा है कि जिन गैसेस में डिसोल्यूशन होता है वो उस सॉल्वेंट में सोल्यूबल होती हैं या नहीं। ऑब्वियसली होती हैं, हमने तो देखा है ना डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का केस, है ना। तो क्या हुआ था, डिसोल्यूशन में आयंस टूट रहे थे, क्रिस्टलाइजेशन में वही आयंस जुड़ रहे थे। तो आयंस टूट रहे हैं मतलब वो सोल्यूबल हो रहा है। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट मेरा सही है। चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अंडर सेम कंडीशन NH3 हैज लो सॉल्युबिलिटी देन दैट ऑफ CO2। कतई गलत है ये तो। NH3 मेरा क्या है यार, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा पानी के साथ, है ना, तो ज्यादा सॉल्युबल है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इसका स्टेटमेंट कौन कौन से सही है, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। ठीक है ना, बी ऑप्शन थोड़ा सा दिक्कत करने वाला था और यहां पर चीजें गलत हो सकती थी। तो ऑब्वियस सी बात है, अब यार किसी अच्छी एग्जाम का क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं जिसमें आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना, तो मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपको चीजों के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है ना, जैसे कि अभी जेई 2009 का क्वेश्चन देखा, अगर आपको पता नहीं है एक्चुअली में कि एक्स क्या है और पी क्या है, तो आप उस क्वेश्चन को गलत कर बैठते, जबकि वो कितना सिंपल न्यूमेरिकल था। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, देखो रटने वाली चीजें अपनी जगह हैं, ठीक है आप रट लो, बट आपको चीजें मालूम होनी चाहिए कि ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है ना, हर टर्म की नॉलेज, हर यूनिट की नॉलेज बहुत जरूरी है और डेफिनेशंस तो एग्जैक्ट जैसी हैं वैसे ही याद होनी चाहिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने हेनरीज लॉ के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन और फॉलो करिए। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।